हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो सबसे पहले हम गवर्नर और गवर्नर जनरल में डिफरेंस को समझते हैं, क्योंकि इसमें बहुतों को कन्फ्यूज़न होती है। तो इंडिया में जो पहला सिस्टम आया था वो गवर्नर सिस्टम ही आया था, जो बंगाल से शुरू हुआ था। तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में उसके बाद और भी बहुत सारे गवर्नर हुए, लेकिन 1773 में एक एक्ट पास होता है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये डिसाइड होता है कि अब जो बंगाल के गवर्नर्स है वो गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाएंगे। मतलब एक वर्ड ऐड हो जाता है, जनरल। तो इस तरह से बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो होते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं। उनका कार्यकाल होता है 1773 से 1785 के बीच में। फिर इसी तरह बंगाल के जो अब गवर्नर जनरल्स होते हैं वो अब इंडिया के गवर्नर जनरल कहलाते हैं। उसके लिए भी एक एक्ट पास होती है, वो है चार्टर एक्ट 1833 में। तो इस एक्ट के तहत ये होता है कि जो बंगाल के जितने गवर्नर जनरल्स हैं अब जो बनेंगे वो अब इंडिया के गवर्नर जनरल्स बनेंगे। तो इस तरह से इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं, फर्स्ट वो होते हैं विलियम बेंटिक। ठीक है। और उसी तरह जो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, इस तरह से। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही 1857 का विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह से बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित होता है। भारत सरकार अधिनियम ये कहता है कि अब जो इंडिया के गवर्नर जनरल है अब हम उन्हें वाइसराय के नाम से पुकारेंगे। तो बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल ही हुआ, फिर वो इंडिया का भी गवर्नर जनरल हो गया। अब जो इंडिया का गवर्नर जनरल है वो वाइसराय हो गया। ठीक है। तो गवर्नर से गवर्नर जनरल में कौन सा एक्ट आया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। बंगाल के गवर्नर जनरल से इंडिया के गवर्नर जनरल में कौन सा एक्ट आया? 1833 का चार्टर एक्ट आया। अब इंडिया के गवर्नर जनरल से वाइसराय में कौन सा एक्ट आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे क्या क्या बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए, उन्होंने क्या क्या सुधार किया, कौन कौन सा विद्रोह हुआ उनके टाइम पे, वो हम कवर करते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1773 से 1785 में। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। अब ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किसने किया था? तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। एंड किसने किया था? तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका एंड किया था। उनके टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ, रोहिला वॉर हुआ 1774 में हुआ। उनके ही टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। उनके ही कार्यकाल के दौरान रिंग फेंस थ्योरी, या हम उसे सिक्योरिटी सेल भी कहते हैं, सिक्योरिटी सेल हुआ था। तो इस सिक्योरिटी सेल का मतलब क्या था कि अपनी क्षेत्र की सीमा की रक्षा करने के लिए अपने पड़ोसी क्षेत्र जितने भी है, पड़ोसी राज्य जितने भी है, उनकी भी सीमा की रक्षा की जाएगी इसमें। मतलब अगर कोई भी अटैक करते हैं, जैसे ज़्यादातर मराठास या अफगान्स थे या हैदराबाद के निज़ाम्स थे, वो अगर बंगाल पे अटैक करना चाहते हैं तो वो पहले हमारे पड़ोसी क्षेत्रों से होते हुए आएंगे। तो हम सबसे पहले पड़ोसी क्षेत्रों की सीमाओं की रक्षा करेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि बंगाल की रक्षा करने के लिए अवध को बफर स्टेट बना। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही अपने कार्यकाल के दौरान अपने राज्य की ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कोलकाता शिफ्ट कर दिया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स के ही टाइम पे बनारस रिबेलियन हुआ था, बनारस का विद्रोह हुआ था, जिसको लीड किया था राजा चेत सिंह ने। ये भी क्वेश्चन आता है, कब किया था? 1781 ईस्वी में किया था, जिसमें राजा चेत सिंह की जीत हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स को अपने आर्मी के साथ वापस आना पड़ा था। तो अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? तो करेक्ट होगा विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
अभी हमने पढ़ा कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल्स को इंडिया के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। और जो रॉबर्ट क्लाइव है वो फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के, जनरल नहीं थे, तो सिर्फ फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जो इंडिया के थे वो विलियम बेंटिक थे। तो यहाँ ऑप्शंस में कुछ भी नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर से तो ऑप्शंस में बेंटिक कहीं भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव होगा। फिर है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, क्लाइव्स री अराइवल इन इंडिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम इंडियाज गवर्नर। तो सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था 12 अगस्त 1765 में। वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम इंडियाज गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इंडिया के गवर्नर बने थे, सॉरी इंडिया के गवर्नर नहीं बने थे, वो बंगाल के ही गवर्नर थे जो 1773 ईस्वी में बने थे। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है 1765 में। बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 में। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे 1773 में। और क्लाइव्स री अराइवल इन इंडिया होता है 1765 में। तो अगर हम इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो इसमें से कोई भी नहीं है। यहाँ नोट में भी लिखा हुआ है देयर इज़ एन एरर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is not true? The foundation of the system of civil administration was firmly laid down by Warren Hastings, on which the superstructure was raised by Cornwallis. तो ये सही है, ये ऑप्शन सही है। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसकी शुरुआत की थी, और जोर शोर से जो उसको आगे बढ़ाए थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल ही थे। सेकेंड है, क्लाइव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। ये भी सही है, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर क्लाइव थे और उन्होंने ही वहाँ पे ब्रिटिश सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया था। तो अपनी वो आर्मी, सिविल और मिलिट्री जो भी सर्विसेज है वहाँ पे उन्होंने उसको शुरुआत की थी, सुधार भी किया था उसमें। थर्ड है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर एज ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ब्रिटिश एम्पायर में कंसोलिडेशन नहीं किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे भारत के जो क्षेत्र है या राज्य है उसको अपने ब्रिटिश एम्पायर में शामिल किया था। फोर्थ है, लॉर्ड डलहौजी एडेड रिच लिमिट ऑन टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी ने ही अपनाई थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? सी हमारा ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ लॉर्ड डलहौजी लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही होता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया? तो ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव जो है हमारा आंसर सही है। लॉर्ड क्लाइव ने ही ब्रिटिश एम्पायर का जो इस्टेब्लिशमेंट किया था इंडिया में, उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है, हु लेड द बनारस रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? तो बनारस रिबेलियन, जो बनारस विद्रोह हुआ था, वो किस ब्रिटिश के कार्यकाल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, और इसको लीड किया था राजा चेत सिंह ने। राजा चेत सिंह की जीत हुई थी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो अभी हमने डिस्कस किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान हुई थी। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विथ? तो सिक्योरिटी सेल की जो पॉलिसी है वो किससे रिलेटेड है? वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड, या उसे हम रिंग फेंस थ्योरी भी कह सकते हैं। रिंग फेंस थ्योरी क्या था कि अगर अपने राज्य की रक्षा करनी है तो हमारे अपने जो पड़ोसी राज्य है उनके सीमाओं की भी रक्षा करनी होगी शत्रुओं से, जिसमें अवध को बफर स्टेट बनाया गया था। तो सिक्योरिटी सेल या रिंग फेंस की जो थ्योरी है वो इससे ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ वॉरेन हेस्टिंग्स। हु अमंग द फॉलोइंग एबोलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? तो जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है उसका अंत किसने किया था?
तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। शुरुआत किसने किया था, स्टार्ट किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो अंत किसने किया, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अंत किया। नेक्स्ट देखते हैं, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय, तो शुरुआत किसने की थी, ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है सी, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। नेक्स्ट देखते हैं, विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, तो इसका भी आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, द रिवॉल्ट ऑफ वेलोर अकर ड्यूरिंग द रेजिमे ऑफ विच गवर्नर, जो वेलोर का विद्रोह है वो किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इसका ऑप्शन है सर जॉर्ज बारलो। तो ये वेलोर का विद्रोह क्या था, ये वेलोर का जो विद्रोह हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय सिपाही थे उनके धार्मिक तत्वों के कारण हुआ था। जैसे वो तिलक लगाते थे, पगड़ी बांधते थे, तो वो ब्रिटिश सरकार है उन्हें उस चीज़ के लिए मना करती, तो उसके विद्रोह में उन्होंने किया था। साथ ही साथ जो टीपू सुल्तान है उनके बेटों को बंदी बना लिया गया था वेलोर के जेल में, और उस वक्त टीपू सुल्तान को बहुत सी अपमान का सामना करना पड़ा था। तो वो सब मिला जुला तत्व था जो भारतीय सिपाहियों ने जोर शोर से इसका विरोध किया था। तो उस समय थे सर जॉर्ज बैरलो। नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है या भारतीय सिविल सेवा का जनक है वो कहलाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनको उसकी संज्ञा दी जाती है। तो अब हम यहाँ थोड़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में समझते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के ही गवर्नर जनरल थे जिनका कार्यकाल था 1786 से 1793 के बीच में। इन्होंने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था की थी। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, स्थायी बंदोबस्त, कि जिसमें जमींदार और जो भूस्वामियों का जो जमीन था उसका मालिक उन जमींदारों को ही बनाया गया, और इन जमींदारों को ये भी पावर दे दिया गया कि आप अपने जमीन पे जिस भी किसान को काम में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, और जब मन चाहे उन्हें आप बेदखल भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि परमानेंट सेटलमेंट भी किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान हुआ था। भारत में जो जुडिशियल रेगुलेशन है, क्रिमिनल और जुडिशियल रेगुलेशंस, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इंडियन सिविल सर्विस के जो जनक कौन है, तो वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स क्रिएटेड द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस, तो अभी हमने डिस्कस किया कि इंडियन सिविल सर्विस के जनक कौन है, भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वाज डन इन, किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड या जो भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी आएगा, जुडिशियल से रिलेटेड जो भी आएगा, वो आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखते हैं, in the second half of 18th century, who was often called the local representative of Aura and authority of Company Bahadur, तो आंसर है दरोगा। दरोगा क्यों, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने क्या किया था कि अपने क्षेत्र में बहुत सारे पुलिस स्टेशंस बनाए थे, और हर पुलिस स्टेशंस में एक पुलिस ऑफिसर को तैनात किया था जिसको दरोगा कहा जाता था। ठीक है, तो आंसर होगा दरोगा। नेक्स्ट है, द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनकी मृत्यु हुई थी गाजीपुर में, यूपी की एक जगह है गाजीपुर में, तो उनका टॉम्ब कहाँ पे सिचुएटेड है, गाजीपुर में। आंसर ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, तो स्टेटमेंट्स क्या क्या देखते हैं हम। तो स्टेटमेंट्स है, टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, तो ये सही है। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, नेपोलियन बोनापार्ट का उस समय बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, तो उससे भी सेफ करने के लिए किया गया था, तो ये भी सही है। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फिक्स्ड इनकम सिक्योर करना था, तो ये आंसर नहीं है। फोर्थ है, टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटसी ओवर द इंडियन स्टेट्स, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को पूरे इंडिया के हर स्टेट में इस्टेब्लिश करना था,
तो ये भी सही है। तो विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? तो आंसर सी हमारा राइट होगा। तो ये सब्सिडरी अलायंस क्या था जो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। तो हम अभी लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में समझते हैं। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे वो भी बंगाल के 5th गवर्नर जनरल थे। 5th गवर्नर जनरल थे बंगाल के। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805 एडी के बीच में था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया था? सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि प्रणाली 1798 में लागू किया था। ये सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि प्रणाली क्या थी कि जिसमें जो भी भारतीय शासक थे, जिस भी क्षेत्र में भारतीय शासक थे, उन्हें ब्रिटिश आर्मी को अपने राज्य में रखना होता था। मतलब जितनी भी ब्रिटिश आर्मी है वो सब भारतीय शासक के राज्यों में रहेगी और उस आर्मी का जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस बेयर है, वो भारतीय शासक ही करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि उन्हें ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए अपना कुछ खर्चा देना नहीं पड़ा। दूसरा, जो भी नेपोलियन से उन्हें खतरा था वो भारतीय शासक और वो ब्रिटिश आर्मी के दोनों मिल करके उसका देखते थे। जो भी है साथ मिल करके उसके लिए लड़ाई करते थे और जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है वो भारतीय शासक ही देते थे। और इससे क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी का जो है इस्टेब्लिशमेंट है या सुप्रीमेसी है, सर्वोच्चता बोलिए, वो हर इंडियन स्टेट्स में लागू होते गया। तो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। नेक्स्ट है, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वॉज। तो सबसे पहले मराठा सरदार कौन थे? तो पेशवा बाजीराव टू थे। ऐसे पूछा भी जाता है ये कि फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन था जिसने सब अलायंस को एक्सेप्ट किया था? तो वो हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम थे, है ना। ये आता है क्वेश्चंस। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन whom was the treaty of Versailles signed in 1802? तो ऑप्शन है इंग्लिश एंड बाजीराव 1, इंग्लिश एंड बाजीराव 2, फ्रेंच एंड बाजीराव 1, डच एंड बाजीराव 2। जो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी, जिसको अब वसई भी कहा जाता है, वो साइन हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव 2 के बीच में 1802 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडरी अलायंस। तो जो फर्स्ट इंडियन रूलर है, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, ए दिया हुआ बट होना चाहिए निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जब फर्स्ट स्टेट वही था हैदराबाद, तो उसके रूलर भी निजाम ने फर्स्ट टाइम पे ये एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस को। नेक्स्ट है, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द, किसके कार्यकाल के दौरान सब्सिडरी अलायंस आई थी? तो अभी हमने डिस्कस किया, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान आई थी। नेक्स्ट है, the subsidiary alliance was not accepted by the Nizam of Hyderabad, the Holkar state of Indore, the Rajput state of Jodhpur, the ruler of Mysore। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। निजाम के हैदराबाद ने भी एक्सेप्ट किया था, इंदौर ने भी एक्सेप्ट किया था, जोधपुर राजपूतों ने भी एक्सेप्ट किया था, मैसूर के रूलर ने भी एक्सेप्ट किया था। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हैदराबाद 1798 और 1800 में, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले और बेरार 1803, सिंधिया 1804, होलकर 1818, फिर जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर एक्सेट्रा, मतलब सब ने एक्सेप्ट किया था। तो इसमें से जो भी ऑप्शन है वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय, तो ये एरर है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो अभी हमने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट स्टेट है हैदराबाद, तो उसके रूलर कौन थे? निजाम। तो जो फर्स्ट इंडियन है रूलर या स्टेट, वो निजाम ऑफ हैदराबाद ही है। नेक्स्ट है, consider the following which concluded the subsidiary alliance with Lord Wellesley and find the correct chronological order of their relatives from the code given below। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया।
तो सबसे पहले किया था हैदराबाद ने, फिर मैसूर ने, फिर अवध ने, फिर सिंधिया ने। इसका एक्सप्लेनेशन हम फिर से यहाँ ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। हैदराबाद ने सबसे पहले किया था 1798 में, हैदराबाद के बाद मैसूर किया था 1799 में, फिर 1801 में अवध ने किया था और सिंधिया ने 1804 में किया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। कंसिडर द फॉलोइंग विच कंक्लूडेड द सब्सिडरी अलायंस विद लॉर्ड वेलेस्ली एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, ये अभी हमने कर लिया सॉरी। Who introduced the subsidiary alliance system in the administration to establish British power over the Indian states? जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कौन लेके आए थे? सेम क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली ही लेके आए थे। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक अ सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट वॉज। तो मेन एम क्या था? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। रिसीविंग मिलिट्री सपोर्ट अगेंस्ट एनिमीज, प्रोटेक्टिंग दिस स्टेट्स फ्रॉम मराठा पिंडारी इन्वेशन, टू रिसीव फंड्स इन द फॉर्म ऑफ खिराज, टू इस्टेब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो जो मेन एम क्या था? तो जितने भी गवर्नर जनरल्स हुए थे सबका मेन एक ही था कि भारत पे ब्रिटिशर्स को अपना शासन करना है, इंडियंस का शोषण करना है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है, टू इस्टेब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश को अपने आप को सर्वोच्च बना के रखना था इंडिया में। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, सही है। सब्सिडरी अलायंस 1863 गलत है, 1798 में हुआ था सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया 1833, जब चार्टर एक्ट लागू हुआ था उस वक्त ही हुआ था। ओपनिंग ऑफ ट्रेड इन इंडिया फॉर ब्रिटिश सिटीजन्स एंड कंपनी 1813, ये भी सही है। सब्सिडरी अलायंस हुआ था 1798 में। तो कौन करेक्टली मैच नहीं है? बी। नेक्स्ट देखते हैं। At a time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following Governor General kept the British flag flying high in India? तो लॉर्ड वेलेस्ली, इसका भी आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? सब्सिडरी अलायंस किया था कि हर स्टेट है, इंडियन स्टेट, वो ब्रिटिश आर्मी को अपने साथ साथ रखेगी। तो उसका फियर वही था कि उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उससे भी रक्षा हो जाएगा। प्लस जो भी अपनी ब्रिटिश आर्मी को देखभाल करने के लिए मेंटेनेंस का जो खर्चा चाहे होगा वो हम इंडियन के राजाओं से ही लेंगे, भारतीय शासक से ही लेंगे। यही इसका मेन एम था। नेक्स्ट है, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है। तो ये एंग्लो नेपाल वॉर पूछा जाएगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट है, द ट्रीटी ऑफ सगौली टुक प्लेस इन द ईयर, आंसर इज 1815 ईस्वी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वार, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो जो करेक्टली मैच्ड नहीं है वो डी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हेक्टर मुनरो के कार्यकाल में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वार हुआ था, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में थे, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके कार्यकाल में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर नहीं हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। यहाँ लिखा हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस इन द रेन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू, फिर वही क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर्स 1820 से 1827 एडी के बीच में थे वो मद्रास के गवर्नर। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड मैल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट। तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब हम थोड़ा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जानते हैं।
लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो 1828 से 1835 के बीच में था। उसी वक्त 1833 में चार्टर एक्ट लागू होता है। चार्टर एक्ट का मतलब क्या था कि अब जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल्स है वो अब इंडिया के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। तो इंडिया के इस तरह से फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारे सुधार कार्य किए थे, बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए थे। जैसे इन्होंने किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था। राजा राम मोहन रॉय के हेल्प से इन्होंने सती प्रथा को इलीगल एक क्राइम घोषित किया था 1829 ईस्वी में। ठीक है। फिर सेकंड, इन्होंने ठगी को भी समाप्त किया था। ठगी है, डकैती है, जो भी, उसको किसकी हेल्प से ख़त्म किया था? तो कर्नल सलीमन की हेल्प से। ये भी क्वेश्चन आता है। ठगी डकैती किसके कार्यकाल में ख़त्म की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में की गई थी। साथ ही इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को भी ख़त्म किया था। नरबली को भी क्राइम घोषित किया था। जैसे कन्या भ्रूण हत्या, नरबली, ये सब जो है, मानव संहार, ये सब एक इलीगल है, क्राइम है। इन्होंने सामाजिक और प्रशासनिक सुधार बहुत सारे चीज़ किए थे। मतलब इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। Who among the following governor generals of Bengal was associated with थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। Who among the following was associated with suppression of ठग्स? तो अभी हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ा, अभी डिस्कस किया थोड़ा सा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ठगी को भी ख़त्म किया था। किसके मदद से? कैप्टन सलीमन की मदद से। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, अंडर हुज लीडरशिप वॉज द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड? फिर वही है, कैप्टन सलीमन। कहीं कहीं कैप्टन सलीमन नहीं दिया रहता, लॉर्ड विलियम बेंटिक दिया रहता है, तो हम उसे भी सही करेंगे। उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, कैप्टन सलीमन की हेल्प ली थी उन्होंने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक? अभी हमने डिस्कस किया कौन कौन से उसने सामाजिक सुधार किए थे। सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन रॉय के हेल्प से। स्लेवरी, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, removal of disabilities due to change of religion, suppression of the organized band of thugs. Choose the correct answer from the quotes given below. तो उन्होंने क्या क्या किया था? सती प्रथा का समाप्त किया था, गुलामी दास्ता को ख़त्म किया था, ठग्स या डकैतों का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा था उसको ख़त्म किया था। तो 1, 2 and 4 आर करेक्ट। तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, सती सिस्टम वॉज एबोलिश्ड बाय? सती सिस्टम किसके द्वारा ख़त्म किया गया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किसके हेल्प से? राजा राम मोहन रॉय के हेल्प से 1829 में। ठीक है। नेक्स्ट है, हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल? तो विलियम बेंटिक। इन विच ईयर सती सिस्टम वॉज एबोलिश्ड बाय विलियम बेंटिक? राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से 1829 में। सी इज करेक्ट। Hill Assembly plan was set up for the development of Adivasi by T. Wilkinson, Cleveland, Lord William Bentinck, Lord Macaulay. तो इसका आंसर है क्लीवलैंड। नेक्स्ट है, द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वॉज बैंड इन विच ईयर? तो इसका आंसर है बी, 1789 में। इसमें क्या हुआ था कि 1833 के चार्टर एक्ट में जो भी गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि एक लॉ बनाओ जिसमें गुलामी दास्ता को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तो 1833 के समय चार्टर एक्ट जब बना था तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उनके ही कार्यकाल में ये गुलामी दास्ता ख़त्म हुई थी। इसको इंडियन पेनल कोड में डिक्लेयर किया गया कि गुलामी दास्ता जो स्लेवरी है वो एक इलीगल है, क्राइम है। नेक्स्ट है, अवध वॉज एनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय? ऑप्शन है हमारे, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज मैल एडमिनिस्ट्रेटेड, बाय वेजिंग वॉर। इसका आंसर सही है सी। ठीक है। नेक्स्ट,
द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश इन किस ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन बी 1850। तो अब हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उनका कार्यकाल था 1848 से 1856 के बीच में। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये नीति, इसका नियम ये था कि इन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। इन्होंने अपने छल और बल से क्या किया था कि एक बड़े एम्पायर की नींव रखी थी इंडिया में। इसमें क्या किया था कि जितने भी इंडियन स्टेट्स थे, चाहे वो सतारा हो, जैतपुर हो, अवध हो, संबलपुर हो, सबको अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर में सबको शामिल किया था। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, इंडिया में रेलवेज हुआ या टेलीग्राम हुआ, रोड्स हुआ, ये सब की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में हुआ था। इसलिए इन्हें कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये क्वेश्चन आते हैं, हु इज़ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, विच गवर्नर जनरल इज़ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो ये है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। इनका ऐसे रियल नेम था जेम्स एंड्रयू रामसे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं हम। तो भगत को उन्हें कब अपने में शामिल कर लिया था? 1850 में। कब कब किसे किसे किया था, मर्ज किया था? अवध था 1848 में, सतारा भी 1848 में, जयपुर एंड संबलपुर 1849 में, भगत 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर भी 1854 में। किस नीति के तहत? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वॉज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश? सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा। तो अभी हमने डिस्कस किया सिंध, अवध, सतारा, जैतपुर, ये सब शामिल हुए थे। ग्वालियर नहीं शामिल हुआ था, तो आंसर बी हमारा करेक्ट है, ग्वालियर। अवध वॉज अमेलगमेटेड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर? तो 1856 में वो इसमें शामिल हुआ था। ये एक मैल एडमिनिस्ट्रेशन था, अपने मनमाना तरीके से छल बल से सब राज्यों को शामिल किया था लॉर्ड डलहौजी ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। कंसीडर द एनेक्सेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब लाइन से अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो शामिल हुआ था वो सतारा हुआ था। सतारा के बाद हुआ था भगत, भगत के बाद हुआ था उदयपुर, झांसी सबसे लास्ट में हुआ था। तो आंसर सी हमारा करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यहाँ पे है अवध हुआ था 1856 में, सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, भगत 1850 में, उदयपुर और झांसी 1854 में हुआ था। तो झांसी सबसे लास्ट में हुआ था, उदयपुर 1852 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द अंडर रिटन पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? 1849 AD मर्जर ऑफ सतारा, 1848 मर्जर ऑफ पंजाब, 1856 मर्जर ऑफ अवध, 1855 मर्जर ऑफ झांसी। तो 1856 मर्जर और अवध सही है। ठीक है, सी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो ये नीति किसने लागू की थी? तो डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रिमूव फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस? तो किसको हटाया गया था? अवध को। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? झांसी, संबलपुर, सतारा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वेर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इज? तो आंसर है सी। सबसे पहले सतारा हुआ था, फिर संबलपुर, सबसे लास्ट में झांसी हुआ था 1854 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? तो सतारा शामिल हुआ था, सतारा। ठीक है, नेक्स्ट है
विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज अंडर डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर वही क्वेश्चन है 17। जेम्स एंड्रयू रामसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हमने डिस्कस किया था लॉर्ड डलहौजी के बारे में, उनका असली नाम था जेम्स एंड्रयू रामसे। तो आंसर होगा हमारा लॉर्ड डलहौजी। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड एलन ब्रू के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आंसर है ए। सिंध वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड बाय, किसके द्वारा हुआ था? तो नेपियर के द्वारा हुआ था। सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन, किस ईस्वी में हुआ था? तो 1843 ईस्वी में हुआ था। हु हैज मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, किसने शामिल किया था, मर्ज किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, सबको पता है। किस नीति के तहत? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। छल बल से बहुत सारे राज्यों को इसने अपने ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया था, मर्ज कर लिया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश रेसिडेंट्स इन अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनियन। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? जेम्स आउटराम, W.H. स्लीमन, बिशप आर हेवर, जनरल लॉ। तो आंसर है ए, जेम्स आउटराम। नेक्स्ट है, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। अभी हमने डिस्कस किया लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे रेलवेज, रोड्स, टेलीग्राफ का जाल बिछाया था, इसलिए इसे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। जो फर्स्ट रेलवे चली थी वो बॉम्बे से ठाणे चली थी। ये भी बहुत बार जीके में क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपनड इन इंडिया बिटवीन, आ गया ये क्वेश्चन, बॉम्बे एंड ठाणे। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, जो रेलवे लाइन बिछी थी वो फर्स्ट चालू कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया? तो कौन सी कंपनी थी जो फर्स्ट रेलवे सर्विस इंडिया में चालू की थी? तो आंसर है हमारा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट है, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो डफरिन। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन 1845 टू 1855। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कब ऑर्गेनाइज हुई थी, किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान हुई थी। इन हुज रूल द विडो री मैरिज एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, किसके कार्यकाल के दौरान विधवा विवाह एक्ट हुआ था, इम्प्लीमेंट किया गया था? तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग। आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग कौन थे? इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइसराय थे, फर्स्ट वाइसराय। तो वाइसराय कैसे बने? 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 में एक मिनट, 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इसमें यह डिसाइड हुआ कि जो अब इंडिया के गवर्नर जनरल है उसे भारत के वाइसराय के नाम से जाना जाएगा। तो लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और वही फर्स्ट वाइसराय हुए। वो वाइसराय कैसे बने? तो जो उस समय क्वीन विक्टोरिया थी उनको इलाहाबाद में ताज पहनाया गया, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार जो थी वो अब इंडिया से वापस जा रही थी 1857 के विद्रोह के बाद, जिसमें भारत को आज़ादी मिल गई थी। तो जो महारानी विक्टोरिया थी उनको ताज पहनाया गया था, तो उनके ही दरबार में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग को वाइसराय घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रेड आउट इन इलाहाबाद ऑन November 1, 1858 बाय, तो लॉर्ड कैनिंग। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The most important effect of the revolt of 1857 was a transfer of power from the company to the British monarch.
Queen Victoria's manifesto was read out in a darbar held by Lord Canning at Allahabad on November 1, 1858, who became the first viceroy of India. यहाँ लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पावर ट्रांसफ़र हो गया, क्वीन विक्टोरिया को ताज पहनाया गया, लॉर्ड कैनिंग ने ही वहाँ पे 1858 1 नवंबर को वो फर्स्ट वाइसराय बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वॉज रेड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858, तो कहाँ पढ़ा गया था, तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट है द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज री-established बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, लॉर्ड कैनिंग, रिलीज ऑफ चार्टर इन 1860, क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858, तो आंसर होगा क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वॉज रेड आउट इन अ दरबार हेल्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट इलाहाबाद in on Prayagraj, November 1, 1858 AD, which widely changed the policy towards native Indian states and enabled them to use for rescue on the occurrence of any crisis. The policy of conquest and annexation was fully abolished and the rulers of native states were permitted to adopt heir. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, कब बनाई गई थी वो, 1877 में। विच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिश्ड स्लेवरी, गुलामी दास्ता का अंत किसने किया था, लॉर्ड एलन ब्रू ने किया था। गुलामी दास्ता का अंत एलन ब्रू ने किया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिविटी, नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में सब्सिडरी अलायंस हुआ था, सहायक संधि प्रणाली, तो ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा, तो आंसर ए इज करेक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस रिलेटेड है परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, सही है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सही है। लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी, नहीं, लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। मास्टरली इनएक्टिविटी से रिलेटेड है जॉन लॉरेंस, मास्टरली इनएक्टिविटी इज रिलेटेड टू जॉन लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर, लॉर्ड वेलेस्ली, आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, फिर वही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 17th रेगुलेशन ऑफ 1829, सही है। तो कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो सी। तो इस तरह से हमने गवर्नर जनरल और वाइसराय कैसे कैसे चेंजेस आते गया उसको हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हमने कवर किया। कौन से गवर्नर जनरल या कौन से वाइसराय ने अपने कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए, कौन से रिफॉर्म्स किए, वो सब भी हमने पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।